सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बजट 2021 और 22 अपोजिशन के अलावा तमाम ही लोगों ने इसको सराहा है। अपोजिशन जाहिर है कि रिवायती तौर पर तनकीद कर रही है, दोनों बड़ी पार्टियों के रहनुमा इस पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मईशतदान किसी भी सेक्टर का हो वो तनकीद नहीं कर पा रहा। आवाम के लिए बजट, महंगाई में कमी, बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर शौकत तरीन साहब ने ये बजट पेश किया। उनके अंदर एक मजबूती, ऐसा लगता है कि उनके हाथ में हर चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, जिस मसले को इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए बड़ा मसला है, इसको हल करना है, महंगाई, इस पर कंट्रोल करने का भी फॉर्मूला वो लेकर आ गए हैं। सनतकारों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मजबूत पॉलिसी उनके हाथ आ गई है। लगता यह है कि हर चीज़ को वो ठीक कर लेंगे। जैसे पहले वो वजीर ख़जाना थे, उन्होंने बैंक्स को ठीक किया, अब दोबारा वो बैंक्स को कह रहे हैं कि कर्जे दो। किस लिए हैं ये बैंक अगर लोगों को कर्जे नहीं दे रहे? सस्ती गाड़ियां कर दी, आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशनरी किस्म का पैकेज दे दिया, कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर एक्सटेंशन दे दी। एक इत्मीनान सी कैफियत है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कंस्ट्रक्शन के शोबे के अंदर, आईटी सेक्टर के शोबे के अंदर, ज़राअत के शोबे के अंदर। आवाम को जब यह मालूम हुआ कि उनके पास एक ऐसा फार्मूला है जिसके तहत वो आलू, प्याज, गोभी, चीनी, चावल, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे और महंगाई नहीं होने देंगे, तो एक सुकून की लहर है। क्या उन्होंने महंगाई से मुताल्लिक फार्मूला दिया? आइए शौकत तरीन साहब क्या कहते हैं, सुनवाता हूं आपको। मैंने चीनी का, आटे का, ये घी का, ये प्याज, ये दालें, इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर देने और जिस मार्केट बीच में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वहां जाके फ्लड कर देंगे। हमारे पास होंगे तो वहां फिर उसको उस रेट पे बेचना पड़ेगा जिस रेट पे हम बेच रहे होंगे। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी, फ्लडिंग करेंगे, चीज़ों की अपने पास चीज़ रखेंगे। बजट अवामी बजट है। एतराज़ात जो हैं वो अपोजिशन के अलावा किसी जानिब से नहीं आ रहे। तारीफ़ हो रही है बजट की, ज़राअत के लिए, आईटी के लिए, कंस्ट्रक्शन के शोबे के लिए, टैक्स कम करने के लिए, बहुत सारे ऐसे शोबाजात हैं जिसमें कहा जा रहा है बजट बहुत बेहतरीन बजट है। अब जो माहिरीन हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर शामिल रहे हैं, जो हुकूमत को तजावीज़ भेजते रहे हैं और तजावीज़ बजट के अंदर आई हैं या नहीं आई हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब बहुत सीनियर रहनुमा हैं ताजरों के। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बजट को आप किस तरह देखते हैं? हम एतराज़ अपोजिशन से सुन रहे हैं, तारीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं, कोई ऐसा पहलू जिसके अंदर कमी रह गई जिसको उस तरह से फोकस नहीं किया शौकत तरीन साहब ने इस बजट में? मैं समझता हूँ कि देखिए, पीटीआई के जो आखिरी दो बजट थे, इससे ये बजट बहुत बेहतर है। हाँ, बेहतर, इस लिहाज से भी बेहतर है कि इसमें जो है एक तरह का डायरेक्शन हमें नजर आता है। हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ना ये डायरेक्शन सेट करता है एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मदद के लिए, ट्रेडिंग कम्युनिटी के मसाइल को हल करने के लिए। ये हमें इसमें जो ना ऐसी बातें इसमें नजर आती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये बेहतर बजट है। लेकिन इसके अंदर भी काफी जो है ना वो फ्लॉज हैं। हाँ, जैसे अभी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे मशीनरी के ऊपर 10% सेल्स टैक्स का था और 7% पीडीसी देते थे और 10% सेल्स टैक्स देते थे। वो उन्होंने जो है ना उसको उन्होंने खत्म करके उसको जो है ना 17% पे लेके आ गए। तो अच्छा। मशीनों की इंस्टॉलेशन के अंदर अगर आप ये लेके आएंगे तो ये तो मुनासिब नहीं होगा। दूसरा ये था कि जब आपने टफ की स्कीम दी, जब 30% और मशीनें ज्यादा लग गई यहाँ, तो उस मशीनों को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी गैस और इलेक्ट्रिसिटी की गारंटीज चाहिए थी और वो गारंटीज हमें चाहिए थी कि हम जो है ये जब आप ये लगाएंगे तो हम चलाएंगे कैसे, वो उसके अंदर मुझे लैकिंग लगती है। फिर डीएलटीएल के लिए 6 अरब रुपए जो है वो तो ऑलरेडी मेच्योर्ड हमारे क्लेम्स हैं जो स्टेट बैंक के पास तैयार होकर पड़े हैं कि अगर आज पैसे देंगे तो कल हमको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने 20 बिलियन रखे हैं बजाय 35 के। 35 तो ऑलरेडी क्लेम अप्रूव्ड क्लेम्स हैं। इसके बाद आप देखें कि जो है ना जो टैक्स क्रेडिट है उसको उन्होंने फिर टच कर दिया कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को होगा और नए पुरानों को नहीं होगा। अगर पुरानों को नहीं होगा और कोई बीएमआर कर रहा है, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, तो
तो उसको कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं? उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको भी लेना चाहिए। तो ये जो नहीं, ये फ्लॉज हैं जो मैं ये समझता हूँ कि ये अनॉमलीज के अंदर उसको टेक केयर करेंगे, उसको हम रेक्टिफाई कराने में इंशाल्लाह तो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन जबरदस्त। एक जो मैं और दो बातें नहीं, जुबैर भाई आपकी तरफ आता हूँ। मेरे साथ जो है फयाज इलियास साहब भी हैं, जो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तंजीम है आबाद बिल्डर्स की, उसके चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब, ये बताइए कि आपको तो एक और स्कूप मिल गया है कि हुकूमत ने जो स्कीम शुरू की हुई है उसको कंटिन्यू कर दिया है, वो जारी रहेगी। अब कंस्ट्रक्शन के शोबे को और बूस्ट मिलेगा। जो शुरू के 3-4 माह थे जब अनाउंस हुई थी पॉलिसी और उसमें काम नहीं हो पा रहा था, वो अब आपको इजाफी टाइम मिल गया है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से शौकत तरीन कह रहे हैं और वजीर आजम ने भी ये बात का अंदाजा उनकी गुफ्तगू से हुआ है कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को ज्यादा बूस्ट देना है। अब मामला यह है कि कंस्ट्रक्शन का शोबा पूरे पाकिस्तान में तो फल फूल रहा है, लेकिन जहां आबाद ज्यादा है, जहां पे बिल्डर ज्यादा हैं, जहां पे चांसेस ज्यादा हैं, जहां पे चीज जल्दी बिकती है, सिंध में, कराची में, वहां ये अपॉर्चुनिटी उस तरह से नहीं है। ऐसा ही है? वालेकुम अस्सलाम फैसल। जैसे कि आपने सारी तफसील जैसे बताई कि पिछले साल जो जुलाई 2020 में जो स्पेशल पैकेज दिया गया था और उस पैकेज के बाद इसकी एक्सटेंशन भी हुई 2021 दिसंबर और जून 2030 तक सेक्शन 111 में। तो उसी को जो है वजीर आजम साहब ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है कंटिन्यू किया है आगे के लिए भी। और बहरहाल तो उस लिहाज से हम देखते हैं तो एक बहुत खुशाइन बात है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी, उसी का रिस्पांस है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है हमें एक स्पेशल पैकेज दिया था। ठीक है। और उसी तरह से आबाद के मेंबरों ने भी भरपूर जो है अपना इनपुट दिया और पूरे पाकिस्तान में हम एक्टिविटीज, पंजाब में अगर खास तौर पे केपी में देखें, इवन बलूचिस्तान में भी एक्टिविटीज हो रही है। लेकिन एक आपने भी पिछले माजी में भी हम बात करते रहे इस पे कि सिंध में वो जिस तरह से यहाँ पे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है माजी में काम करते रहे हैं, और इसके अलावा जो यहाँ की डिमांड है खासतौर पे कराची की, उस डिमांड के लिहाज से जो काम होना चाहिए था उस तरह से काम हुआ नहीं। मतलब जो रूटीन कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा नया पाकिस्तान के तहत जो लो कॉस्ट हाउसिंग है उस पर भी अगर देखा जाए तो वो उस तरह से काम अभी फिल वक्त हो नहीं सका। हम समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को इस पे जो है अपनी तवज्जो मबजूल करनी चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं, ये अहम तरीन बात यही है कि पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर, पाकिस्तान की मईशत को चलाने वाला शहर, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर, ये सिंध हुकूमत तवज्जो दे। आप बात करते हैं, मोहसिन शेखानी बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के और लोग बात करते हैं, हसन बख्शी साहब होते हैं वो ये बात करते हैं, आरिफ जीवा साहब बात करते हैं, जितने भी आबाद के साबिक चेयरमैन और भी हैं, वो यहाँ आके बस रिक्वेस्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट भी थोड़ी तवज्जो दे, जैसे सारे पाकिस्तान में काम हो रहा है, प्लीज़ हमें भी यहाँ पे उस तरह काम करने दें। क्या वजह है, क्या वजह है कि सिंध हुकूमत नहीं मानती आपकी बात? क्या वजह है कि वफाक की इतनी बड़ी पॉलिसी को सिंध हुकूमत तवज्जो नहीं देती? फयाज साहब। फैसल ऐसा है कि देखें, इसमें हर्डल्स जो है बहुत सारी जो है दूसरे सूबों में भी थी, लेकिन जैसे कुछ हमारे इनके कुछ फेडरल सेंट्रल के और यहाँ के सिंध के कुछ अपने पॉलिटिकल इनके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, कुछ मामला भी हैं, तो जिसके तहत पंजाब में भी ये सारी हर्डल्स थी, पॉलिसी इश्यूज थे, बिल्डिंग बायलॉज के मसले मसाइल थे। वो तमाम मसले मसाइल जो है वो इमीडिएट बेसिस पे जो है वो उनको फुलफिल भी किया गया। और उसमें जो चेंजेस और अमेंडमेंट लेके आनी थी, उसमें इम्प्रूवमेंट जो लेके आनी थी, वो इम्प्रूवमेंट फौरी तौर पे लेके आई गई हैं। आज अगर हम देखें कराची के एक्सट्रीम अर्बन जो शहर के एरियाज हैं, जो डाउनटाउन एरियाज है, वहाँ आज जो है बिल्डिंग जो है वो बंद है, वहाँ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है पाबंदी लगी हुई है। और जो बिल्डिंग बायलॉज पे जो दूसरे जो एरियाज में जो काम हो रहा है, उसमें जो बायलॉज है वो 2002 में जो है उसमें अमेंडमेंट की गई थी, और उस अमेंडमेंट के बाद आज तक जो है उसमें जो है कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई गई है। अब इस पिछले अगर 20 साल में अगर आप देखें तो कराची की आबादी जो है वो बेतहाशा बढ़ चुकी है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और उसके लिहाज से शहर पूरा फैलता जा रहा है, और इसलिए कहीं पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। जहां हम प्रोजेक्ट या स्कीम्स करते हैं वहां पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता, वर्टिकली हमें शहरों में काम करने से रोक दिया गया। अभी कहां तक पहुंचा है? अभी देखिए, जैसे अगर फर्ज करें कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने उन इश्यूज को सॉल्व कर लिया, अमेंडमेंट हो गई पंजाब के अंदर, केपी में हो गई, बलूचिस्तान में हो गई, सिंध कहां तक पहुंचा इस मामले में? आपकी गुफ्तगू से
क्या समझा जाए कि सिंध के अंदर जो डायलॉग हो रहा है हुकूमत के साथ आबाद का या वफाक का, वो कहाँ तक पहुँचा है? 100 में से कितना नंबर आप देंगे कि हम 20%, 30%, 40% ये मसले हल करने में सिंध में हुकूमत के साथ कामयाब हो गए? देखिए, इसमें कराची वो वाहिद शहर था कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में सबसे नंबर 1 शहर होता था। आज अगर हम देखते हैं तो ये इस वक्त हम बिल्कुल तीसरे नंबर पे हैं, 3rd नंबर पे। अच्छा। अगर इन परसेंटेज अगर आप मुझसे पूछेंगे हाँ। तो इस वक्त जो एक्टिविटीज के लिहाज से या अप्रूवल के लिहाज से या जो काम हो रहा है उसमें हम कहेंगे हार्डली हम 15 से 20% जो है वो अचीव कर सके हैं। ओए होए। और जो ये अचीवमेंट है वो इतनी खातिर ख्वाह अचीवमेंट नहीं है और उसमें अभी बेताज है। देखिए, कराची जिस तरह से पूरे दुनिया का तीसरे बड़े शहर में से शहर है पॉपुलेशन के लिहाज से, और यहाँ पे उसकी अगर हम हालत देखते हैं या उसकी सूरत हाल देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें हर जगह कमी नजर आती है। और इसके अलावा तो जो दुनिया कह रही है गंदे शहरों के अंदर टॉपिंग कर रहा है। अब तो गंदे तरीन लोग शहर जो हैं उनमें जो है वो कराची शुमार हो रहा है। जाहिर है इसका क्रेडिट जो है या डिसक्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को भी जाता है, वफाक को भी जाता है, और ये जो यहाँ से पैसा बनाने वाले सनतकार हैं, बिल्डर्स हैं, इनको भी तो जाता है। ये भी तो डेवलपमेंट में उस तरह से अब हिस्सा नहीं डालते। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आने वाले अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल और पिछले 10 सालों में अगर आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स आप देखेंगे तो पुराने पिछले वक्त के लिहाज से बहुत उसमें बड़ी चेंजेस लेके आई गई हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड काम किए जा रहे हैं सारे, और आज उस लिहाज से तो काम फिर भी नहीं हो रहा जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो यूज है। बट बावजूद इन सारी मुश्किलात के हम जो काम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग के एक प्लान है। बट अब जो जरूरत है कराची के लिए, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये बात सोचने की जरूरत है, कराची के जो पेरी अर्बन या आउटस्कर्ट एरिया हैं जैसे कराची से कनेक्टेड है, वहाँ पे एक मिनी शहर या कराची जैसे एक शहर को डेवलप करने की जरूरत है, अलॉन्ग विद ऑल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज के साथ 50,000 एकड़ कम से कम प्लान किया जाए जिसपे ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया जाए। अच्छा, अकील करीम डेडी साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करता हूँ। जुबैर भाई आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, और फयाज साहब आप भी ये सुनिएगा। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि पीटीआई के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, 6 हफ्तों के अंदर जिस तरह से काम कर रहे हैं, अगर सही काम नहीं कर पाएंगे तो इनको मैं सिखाऊंगा। उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जो इस तरह वो काम कर रहे हैं, एफबीआर को ठीक करने की, बजट जिस तरह उन्होंने पेश किया है, महंगाई को कंट्रोल करने की जिस तरह बात कर रहे हैं, एक अच्छी अथॉरिटी के अंदर हैं। ज़रा किस तरह उन्होंने कहा है तरीन साहब ने, ये ज़रा सुने, फिर एकेडी से आपसे इस पर राय लेते हैं। तो 6 हफ्ते हुए इनके साथ काम करते हुए, बड़े इन्होंने दिलफशानी से काम किया है। लेकिन आपकी बात सही है, मैं तो आई एम वन ऑफ दोज गाइज जो इनको क्रिटिसाइज करता रहा है हमेशा से। सो इंशाल्लाह इनको ठीक करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह। नहीं ठीक हो जाएंगे तो हम ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। एफबीआर को कह रहे हैं, पीटीआई को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? बहरहाल अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तरीन साहब की स्ट्रैटेजी को ऐसा लगता है कि हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, हमें मंजिल पता है। एकेडी, आप कितने मुतमईन हैं इस बजट से और हुकूमत की स्ट्रैटेजी से? देखें, हुकूमत की स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है कि मुल्क में एक्टिविटीज हो। इस बार एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं। बजट भी दिया है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, अवाम फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, और ये जो बात इन्होंने की है ठीक करने वाली, ये तो मावरतन फर्जी बात करते हैं। और साथ में उन्होंने तारीफ भी की है कि बड़ी मेहनत से हमारे साथ काम भी किया है। हाँ। तो ये बातें होती हैं, ठीक कर दूंगा। में बाकी मुल्क ठीक होने जा रहा है। हाँ। बजट बता रहा है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम जब 2004 में की तो आपके मुल्क का रेवेन्यू टारगेट 30% बढ़ा हर साल। अब फिर हम उस तरफ जा रहे हैं। 3rd पार्टी ऑडिट की बात हो रही है और 3 से 4% लोगों का ऑडिट भी होगा, लेकिन एफबीआर के हाथ से पावर ले लिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये एक सिंगल एजेंडा चीज अगर इंट्रोड्यूस हो जाती है ना तो आपका मुल्क भागना शुरू हो जाएगा। बाकी तो सारी चीजें में, लेकिन ये सिंगल एजेंडा पे अगर काम करें कि हरासमेंट खत्म कर दो। इस मुल्क के लोग टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स 3200 अरब रुपए इस दफा भी हमने रखा है, और डायरेक्ट टैक्स
या 2200 या 3400 3600 रखा है इनडायरेक्ट और 2200 रखा है डायरेक्ट। तो ये चीज आप देखें कि इनडायरेक्ट में अक्रॉस द बोर्ड सारे लोग ही आ जाते हैं, छोटे से लेके बड़ा आदमी सब दे रहे हैं टैक्स को। पाकिस्तान में टैक्स नेट बहुत आसानी से बढ़ेगा। आज जो सिचुएशन बिजनेस एक्टिविटीज की है ये न पहले मैंने कभी देखी थी न सुनी थी। अच्छा। और जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर में नई जो डिमांड आने वाली है ये लोग किसी की समझ में बात नहीं आ रही है। मुल्क के सारे रिलेटेड हाउसिंग सेक्टर हर साल एक्सपेंशन भी करेंगे तो भी अगले 20 साल तक इनको एक्सपेंशन में जाना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड जो आएगी ना अब आएगी लो हाउसिंग में और लोअर टू अपर और मिडिल क्लास। और ये डिमांड पाकिस्तान में कोई 2 करोड़ मकानों की है। 2 करोड़ मकान पाकिस्तान में अगले 20 साल में मकान नहीं बन पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों आएगी उसकी वजह मैं बता देता हूँ अगर आपके पास 2 मिनट हो। जी जी। ये जो मकान है ये 25 लाख से लेके 50 लाख का मकान होगा। गवर्नमेंट उस पर 90% टैक्स छूट दे रही है। गवर्नमेंट 3 लाख रुपए मकान पे सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट 4% पे आपको इंटरेस्ट पे पैसा दे रही है। और इसमें आप जब मकान में रहने जाएंगे तो आपको किस्तें देनी है। आदमी इस वक्त 15,000 से लेके 20,000 रुपए किराए के मकान में रहता है, वो आदमी 20,000 की किस्त दे के इसका मालिक बन सकता है। इस साल अगर हमने 3 लाख बनाए तो अगले साल 4 बनाने हैं, उसके अगले साल 5 बनाना है। आपकी पूरी इंडस्ट्री में बूम आ जाएगा। 4,000 4,500 रुपए की तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज बढ़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने काफी आप हमेशा से एकेडी बड़ी जबरदस्त पिक्चर दिखाते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत नहीं आई थी तब से दिखाते आ रहे हैं और बाजुकात नहीं बल्कि अक्सरियत में आपकी बातें ठीक लगती हैं एग्जीक्यूट होते हुए। खासतौर पे इस वाले दौर में 3-4 सालों में आपकी सारी बातें ठीक साबित हुई हैं। जुबैर भाई, ये जो आप बातें आपने सुनी फयाज भाई की भी और एकेडी साहब की भी, कितना आप मुतमईन है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है? सनतकार कितना मुतमईन है कि हम सही सिमत पे जा रहे हैं? हमारी कंस्ट्रक्शन का शोबा, स्टॉक का शोबा, जो चीजें ग्राउंड पर आ रही हैं, आप मुतमईन है इससे? देखिए, मैंने आपको पहले ही अपने प्रीएम्बल में ये कहा कि जो डायरेक्शन है वो ठीक, जो डायरेक्शन गवर्नमेंट ने जो लिया है उसके अंदर कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है और हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। अगर हमारा डायरेक्शन ठीक होगा तो इंशाल्लाह ताला हम डेस्टिनेशन पे भी पहुंचेंगे। जो अकील भाई बात कर रहे हैं तो ये बात करें, लेकिन हाउसिंग के अंदर एक ज़ाहिर रिक्वायरमेंट तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर तो कोई 2 बातें नहीं है। उस रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम उसको फैसिलिटेट करेंगे और जो आम आदमी की है उसको मद्देनजर रख के अगर काम करेंगे तो आई थिंक हम बहुत कुछ उसके अंदर अचीव कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमको जो है ना इंडस्ट्री को देखना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बात जितनी भी कर रहे हैं अदर देन इंडस्ट्री जो है ना उसको जब तक नहीं देखेंगे, इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनकी कन्वर्जन कॉस्ट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी खान साहब हमेशा बात करते हैं, उसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। जो आप निशानदेही कर रहे हैं देखा नहीं गया, उसको देखना चाहिए। अच्छा फयाज साहब, आप आबाद तैयार है? ये केकेडी कह रहे हैं कि 2 करोड़ जो है वो घर छोटे बनने हैं। आबाद के पास ऐसी कैपेसिटी है कि वो 2 करोड़ घर बनाने में आगे बढ़े? देखिए, जैसे 50 लाख घर जैसे बनाने हैं और ये 2 करोड़ जो बनने ये जरूरत के तहत बता रहे हैं अकील भाई। लेकिन ये घर बनने कोई मुश्किल नहीं है और कैपेसिटी इश्यूज नहीं है। देखिए, ये सारे काम आप अगर समझते हैं कि ये रूटीन तरीके की कंस्ट्रक्शन या उस तरीके से मैसनरी वर्क इस तरह से किया जाएगा, ये सारे काम जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है, जो लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर काम किया जा रहा है। आज आप देखें तो बिल्डिंग्स में भी जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं कि आज अगर 30 मंजिल की आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, चीज भी हम लेके आ रहे हैं और आबाद के मेंबरान इस पे काम कर रहे हैं कि ये 30 मंजिला बिल्डिंग जो है ये 12 से 15 महीने में या मैक्सिमम 18 महीने में ये बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कंप्लीट किए जा सकते हैं। कहाँ से ला रहे हैं? टर्की से ला रहे हैं या यूएई से ला रहे हैं? कहाँ से ला रहे हैं ये टेक्नोलॉजी? देखिए, ये टेक्नोलॉजी दुनिया पूरी में अवेलेबल है। ये टेक्नोलॉजी जो है हमें मिडिल ईस्ट में भी हमारे पास अवेलेबल है। टर्किश टेक्नोलॉजी जो है ये थोड़ी हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलायबल है कि जो हम वहां से लेके आ रहे हैं। चाइना में भी ये बेतहाशा इस तरह से काम हो रहा है
तो इस वक्त तो चाइना और टर्की से हम ये हमारी डिस्कशंस और चल रही हैं और वहां से हमारे विजिट्स वगैरह भी हुए, वहां से भी आ रहे हैं। देखिए, डेवलपमेंट करना, कंस्ट्रक्शन होना वो मसला नहीं है इशू फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बट द मेन इशू जो इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है जी। वो इशू मैं समझता हूँ कि ये चाहे वो नया पाकिस्तान के तहत जो है वो हाउसिंग, इसकी लो कॉस्ट हाउसिंग हो, चाहे रूटीन कंस्ट्रक्शन हो, हमें अब इस वक्त कंट्रोल करना है जो मनी कॉस्ट है। बिल्कुल सही है। मैं इस पे एकेडी का पॉइंट ले लेता हूं, मेरे पास चंद मिनट्स बाकी हैं। एकेडी, ये बड़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, आबाद इस पे काम कर रहे हैं। आप क्या देखते हैं ये जो हर्डल्स हैं, वफाकी पॉलिसी सिंध में एग्जीक्यूट नहीं होती, आखिर क्यों? देखें, टेक्नोलॉजी हमें प्री फेब पे भी जाना पड़ेगा और जो हम अपनी कंस्ट्रक्शन जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उस पर भी जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जाके हम अपनी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डिमांड आगे बढ़ती जाएगी और टेक्नोलॉजी के साथ हम डिमांड पूरी कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जितनी इस वक्त सीमेंट प्रोड्यूस हो रही है, जितना आपका स्टील हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ हमें पहले यहाँ एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। इसके बाद जाके ये डिमांड शायद हम थोड़ी बहुत पूरी कर सके। लेकिन मैंने कहा ना कि इसके लिए इन सारे सेक्टरों की डिमांड, इस सारे सेक्टरों में हमें एक्सपेंशन में जाना होगा। और अब हमारे इंडस्ट्रीज को भी चाहिए कि अभी से तैयारी करें और ये डिमांड निकलने वाली है। और ये जब डिमांड निकलेगी तो उसके बाद सबके हाथ पांव ना फूल जाएं, क्योंकि ये पॉलिसी जो बनाई गई है ना, ऐसी पॉलिसी दुनिया में हर मुल्क में बन चुकी है। पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिसी पहली दफा बनी। तो अगर आपको सीरियस है तो ये सारी जगहों पे आपके पास, मैं समझता हूँ इस वक्त इन जगहों पे डिमांड आएगी तो इनको अपना एक्सटेंशन करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम बेडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वाला साहब, फयाज इलियास साहब। क्या ये वक्त भी आना था पाकिस्तान में कि इतना काम आने वाला है और आपको हर शोबे के अंदर एक्सपेंड करना है? एक वक्त हम ये सोच रहे थे किस तरह इकोनॉमी खड़ी होगी, आज हम ये बात कर रहे हैं कि काम इतना ज़्यादा आने वाला है, हम अपने काम एक्सपेंड करना है। बहुत अच्छी खबरें। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।